हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का 9 चैप्टर जो है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 9 है वो है जंतुओं में जनन। जो एनिमल्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में जो जनन की विधियां हैं वो कितनी हैं? 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनमें भी सेम प्रोसेस होती है, मतलब उनमें भी 2 ही विधियां होती हैं जनन की, और वैसे ही जो एनिमल्स हैं उनमें भी होती है। तो लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें देखिए क्या है, जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा, मेल और फीमेल जो युग्मक होते हैं, गेमेट्स होते हैं, उनका संलयन होता है, उनका फ्यूजन होता है, वही क्या कहलाता है? लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसमें हमें देखना है कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इस वजह से इसमें जो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नर जनन अंग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में देख लेते हैं कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस होता है। ठीक है, और 2 शुक्राणु नलिका यानी स्पर्मेटिक ट्यूब, एक शिशन पेनिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें ये जो है ये वाला जो एक बाहर जो थैली जैसा स्ट्रक्चर है ये होता है, ये पेयर में होता है। ठीक है, इसी को ही हम टेस्टिस कहते हैं। इसी में ही स्पर्म का जो है मतलब कि यहाँ पे ही स्पर्म बनते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है शुक्राणु नलिका, यहाँ से हो करके जो स्पर्म्स हैं वो जाएंगे। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आपका जो है पेनिस है वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो मतलब ये पूरा एक 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। इसी के साथ ही एक यहाँ पे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसे भी पिक्चर में देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है ये अंडाशय, ओवरी। ठीक है, यहाँ पे ये मेनली जो ओवा है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका फॉर्मेशन होने के बाद वो यहाँ से होते हुए ये अंडवाहिनी होती है, ओविडक्ट जिसे कहते हैं, पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ से होते ही ये जो गर्भाशय है यही वॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ तक के पहुँचता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो शुक्राणु है यानी हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म है उनका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें भी ये हेड है। ठीक है, और ये इसका मेन जो मध्य मिड का जो पोर्शन होता है वो है, और ये यहाँ पे टेल है। तो इनकी फंक्शनिंग अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वृषण यानी टेस्टिस होता है वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मेनली जो स्पर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है? टेस्टिस करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म्स कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं वो लाखों की संख्या में जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और जो स्पर्म होता है वो एकल कोशिका होती है। यहाँ पे स्पर्म भी एकल कोशिका है, जो ओवा है वो भी एकल कोशिका है। ठीक है, सिंगल सेल होती है। इनमें एक सिर होता है। अभी हम लोग ने इसको देखा था कि जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर देखा था कि इसमें एक सिर होता है, एक मध्य का भाग जो होता है सेंटर का, और एक टेल होती है। ठीक है, पूंछ होती है। शुक्राणु में जो टेल होती है इसका काम क्या होता है? गमन करने का काम होता है। तो इसमें मोटेलिटी का मेनली जो है मूवमेंट का इसमें यहाँ पे काम होता है। ठीक है, अब आते हैं मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें देखिए मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिनी, मतलब यहाँ पे पेयर में आपने देखा था अभी पिक्चर में कि पेयर में ओवरी थी। ठीक है, और एक अंडवाहिनी, तो पेयर में है यानी एक इधर दोनों इधर साइड है, तो दोनों ही तरफ से जो है ये अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट जो है वो दोनों ही तरफ से होगी। उसके बाद एक यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पे जो अंडाशय है वो क्या करता है? मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम अंडाणु कहते हैं यानी ओवा कहते हैं। गर्भाशय यानी यूटेरस वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। अब ये जो ओवा है, जब ये मतलब इसका जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये अपना जो मल्टीप्लिकेशन है ये करते करते जब वॉर्म में जाता है, गर्भाशय में जाता है। ठीक है, तो ये मतलब यूटेरस में जब जा करके पहुंचता है तो वहाँ पे जा करके यूटेरस में वो वहाँ पे जा करके इसका मेनली आगे की जो प्रोसेस है वो होती है, और फिर उसके बाद बेबी का जो है पूरा शिशु का जो विकास होता है वो वहीं पे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंडाणु यानी ओवा है वो भी एकल कोशिका है, सिंगल सेल होती है। अंडाणु अति सूक्ष्म भी हो सकते हैं और सबसे विशाल भी हो सकते हैं। मतलब जैसे कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं एग्स जो होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे शुतुरमुर्ग, इसका एग जो होता है, एग एक सिंगल सेल है और उसका एग आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो एग्स होते हैं वो अति सूक्ष्म भी हो सकते हैं, मतलब ओवा, और सबसे विशाल भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट हमारी मतलब इसमें जो प्रोसेस है, अब क्योंकि हम लोगों ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे और उनमें जो मेनली जो है गेमेट्स थे उन लोग के बारे में तो पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण जो कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। तो पहला चरण ही यहाँ पे है कि जो है स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यानी कि जब इनका फ्यूज़न हो जाता है तो वही जो प्रोसेस होती है वही फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज, जिसे हम जाइगोट करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट के बाद एक जो है डबल सेल वाली या यूँ कहें कि हाँ डबल सेल वाली जो है एक सेल पूरी बन करके तैयार हो जाती है, तो इसी को ही हम युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। उसका निर्माण हो जाता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर में, अब यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन दो तरीके के यहाँ पे बताए गए हैं। तो जैसे वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन अगर जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर हो रहा है तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल उसका देखिए, जैसे गाय है, मनुष्य है, कुत्ते हैं, मुर्गी है, इन सब में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो होता है ये मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। तो ये जो है वो है बाह्य निषेचन इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। एग्जाम्पल में मछली है, स्टारफिश है, मेंढक है, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। जितने भी जलीय प्राणी हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर ही होता है। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है फर्टिलाइजेशन का। पहले तो यहाँ पे देखिए ये मानव अंडाणु दिखाया गया है जो कि जो है फीमेल जो गेमेट है उसको दिखाया गया ओवा का, ठीक है। और इसमें एक न्यूक्लियस भी दिखाया गया है, सिंगल सेल पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जब युग्मनज बन करके तैयार यानी जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है। फर्टिलाइजेशन की ये प्रोसेस है और ये यहाँ पे युग्मनज यानी जाइगोट जब बनता है तो उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो सनलाइक न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है 2n वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी कि अब जो है मतलब कि सिंगल सेल की जगह आप डबल सेल एक साथ डबल जो है न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे जैसे ये जो बताया गया है कि जो बाह्य निषेचन होता है उसमें किसमें जितने भी जलीय प्राणी हैं उनमें या मेंढक वगैरह जो होते हैं उनमें, तो वो यहाँ पे दिखाया गया मेंढक के जो एग्स हैं वो किस तरीके से जो है उनका स्ट्रक्चर दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पे जली जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बाह्य निषेचन क्यों हो रहा है ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एक नोट में बताया गया है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, ठीक है। क्योंकि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल में गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं और तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः जो अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि इनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। मतलब ये यहाँ पे इसलिए भी बताया गया है कि अगर जैसे मछली और मेंढक इतनी बड़ी तादाद सैकड़ों लाखों अगर है तो अगर इतनी बड़ी तादाद में ये जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल और फीमेल गेमेट, अगर सारे के सारे जीवित हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में वही फिर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इनका मतलब ये ज़रूरी है क्योंकि ये पहली बात तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो बॉडी के बाहर हो रहा है तो इतनी छोटी जो है चीज़ें हैं तो इनके मतलब हर तरीके से इनका जो है खतरा है कि जैसे जो है वर्षा है, गति है, फ्लो जो पानी में हो रहा है, वायु वगैरह, इन सब से तो आधे ज़्यादा तो तादाद ऐसे ही ख़त्म हो जाती होगी, ठीक है। तो इसलिए तो इनकी जो इतनी ज़्यादा जो संख्या है उसका कारण यही है कि कोई एक यानी कुछ उसमें से ऐसे हों जो फर्टिलाइज्ड हो जाएं, ठीक है, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट देखिए परखनली शिशु बहुत ही ज़्यादा इसमें चर्चित था, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, चर्चित है। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी जो ओविडक्ट होती है, जो मतलब जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी से होता हुआ जो पाइप जाता है यूटेरस तक के उसी को ही हम ओविडक्ट कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। जब ये अवरुद्ध हो जाती, किसी तरीके का कोई बाधा आ जाती है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आ जाता है तो होता यह है कि उनमें जो शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं वो मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो ओवा है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, जो फ्रेश एग होता है मतलब फ्रेश ओवा और फ्रेश जो है जो स्पर्म होता है उसको एकत्र करके उचित माध्यम में मतलब जो है आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब लैब वगैरह में ये काम करते हैं और उनको उतना टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में उनका फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है वैसा ही टेम्परेचर दे करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे
आईवीएफ जिसे हम कहते हैं इन विट्रो निषेचन, यानी शरीर के बाहर जो कृत्रिम फर्टिलाइजेशन कराया जाता है वो ये कहलाता है, ठीक है। तो ये इन विट्रो निषेचन जो है कराया जाता है बॉडी के बाहर, और फिर उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है, अगर ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सक्सेसफुली अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो जाइगोट लगभग तैयार हो जाता है। मतलब अब जाइगोट को पूरी तरीके से मैच्योर तैयार होने के लिए 1 सप्ताह तक इसको विकसित किया जाता है, ठीक है। अभी फ्यूज़न तो हो गया, लेकिन अब जाइगोट जैसे ही बनता है उसके बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन होने लग जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन यानी यूटेरस तक पहुँचते पहुँचते वो कई सेल्स में डिवाइड हो चुका होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर की जाती है कि यूटेरस में ही मेनली टेस्ट ट्यूब बेबी जो तैयार किया जा रहा है उसको फिक्स कराया जाएगा यूटेरस में। तो वहाँ तक जो उसमें डिवीज़न हो रहा है उसको हमें एक्सटर्नली करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही 1 सप्ताह तक के उसको विकसित किया जाता है, जो भी इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसके पश्चात उसे माता के फिर उसके बाद जब कंप्लीट जितना होना चाहिए उतना जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तब ये जो है फीमेल है उसकी गर्भाशय यानी यूटेरस में उसको स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद यूटेरस के बाद जो भी जो है फंक्शनिंग होती है वो अपनी जैसे नॉर्मल जो है बेबीज़ की होती है वैसे ही होती है। तो माता की गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही नॉर्मली होता है, ठीक है। यही जो तकनीक, यही जो मेथड है जिसमें मतलब जन्मे जो शिशु हैं, इस तरीके से जो जन्मे शिशु हैं इनको परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसमें ये मिथ कही जाती है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी को प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे मेथड बताई गई है सेम प्रोसेस यहाँ पे, बस फर्टिलाइजेशन के बाद जो थोड़ा उसमें जो डिवीजन्स होते हैं बस वहाँ तक की ही बॉडी के बाहर किया जाता है, बाकी का सारा काम नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे भ्रूण का परिवर्धन। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो कैसे कहाँ कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जब ये जाइगोट बनता है, ठीक है, जो कि विकसित होकर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो ये एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो में पूरी तरीके से परिवर्तित जब हो जाता है तब यही जो युग्मनज लगातार विभाजित हो करके कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा, लगातार इसमें डिवीज़न होता रहेगा और ये किसमें कोशिकाओं का एक गोला जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं, अब वो ग्रुप बनाने लग जाती हैं तथा विभिन्न ऊतकों, और अब ये जो कोशिकाएं, पहले कोशिकाओं का गोला बनता है, उसके बाद कोशिकाएं अपना अपना समूह बनाने लग जाती है, फिर ये समूह जो है ऊतक जो टिश्यूज़ और अंग में परिवर्तित होने लग जाते हैं, उसमें डेवलप होने लगते हैं। तो इस विकसित हुई संरचना को ही अब ये जो मतलब जो यहाँ पे जो समूह बनने लग गया, फिर उसके बाद टिश्यू और अंगों का जो निर्माण होने लग गया है धीरे धीरे, तो यही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाती है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे स्टेज दिखाई गई है, ये यहाँ पे डिवीज़न दिखाया गया है कि कैसे यहाँ से जो मतलब जो ओवा है वो जब यहाँ पे पूरी तरीके से जब उसका जाइगोट बन जाता है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जाइगोट बन गया उसका, ठीक है, युग्मनज बन गया। अब ये जैसे जैसे यहाँ पे आएगा थोड़ा सा इसमें जो है पहले न्यूक्लियस इसके फ्यूज होंगे, फिर यहाँ पे डबल सेल हो जाएगी, फिर यहाँ पे 4 सेल हो जाएगी, फिर यहाँ पे वही माइटोसिस मियोसिस वाली पूरी प्रोसेस होगी। सेल डिवीज़न की मेनली यहीं पर ही प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो 4 से 8 फिर 16 फिर 32 इस तरीके से होते होते यहाँ यूटेरस तक पहुँचते पहुँचते इसमें अच्छा खासा डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है विकसित हुआ भ्रूण। अब ये जो यूटेरस में जब ये पहुंचता है तो ये यूटेरस की जो ये वॉल है ये यहाँ से फिक्स होकर के फिर ये धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। तो वही इसके जो सेल्स हैं उनका मेनली कि शेप किसका किसका ये ले रहा है, ठीक है, मतलब हाथ पैर वगैरह। तो ये अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई गई कि गर्भाशय में जो पूरा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज जब इसमें डेवलपमेंट यानी जो समूह टिश्यूज़ और ऑर्गन है इनका निर्माण जब होने लग जाता है तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाती है। अब वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो गर्भाशय में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बेबी का पूरा प्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एम्ब्रियो है ये गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवार में जाकर के रोपित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है एक तरह से जाके, फिर वहाँ पे विकसित होने लग जाता है, वहीं से ही वो खाना पीना लेने लगता है, ठीक है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है, तो उसमें डेवलपमेंट डिवीज़न वगैरह सब होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, अब वो जैसे समूह बने, ऊतक बने, टिश्यूज़ बने, फिर ऑर्गन बने, तो यही शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर सिर आँखें कान इत्यादि ये सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं। तो ये जो एम्ब्रियो है उसकी अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो क्या कहलाती है, मतलब वो जो कंडीशन जहाँ पे एक बेबी के ये पूरी चीज़ें जो है समझ में आ जाएं कि ये उसके हाथ हैं, ये उसके पैर हैं, सर है वगैरह वगैरह, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, गर्भ यानी वॉम्ब कहलाती है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ फिर जब मतलब कंप्लीट वही जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है उसमें जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो नवजात शिशु को जन्म देती है, ठीक है, इन्फेंट को। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये था कि जो मतलब कि एक जाइगोट है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो का जो पूरा
परिवर्धन जो डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो सारी चीज़ हम लोग ने देख ली। यहाँ पे देखिएगा जरायुज और अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं। जरायुज किसे कहते हैं, यहाँ पे जेरिएट्रिक बोला गया है, या यूँ कहें हम इसको विविपैरी भी कह सकते हैं, ठीक है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जरायुज यानी विविपैरस कहलाते हैं। उदाहरण जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है। अंडप्रज किसे कहते हैं, ओविपेरस किसे कहते हैं, वे जंतु जो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो मतलब देने के बाद, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है मेंढक है, छिपकली है, तितली, मुर्गी, कौवे। तो मुर्गी को अक्सर करके आपने देखा ही है कि एग देने के बाद फिर वो फर्टिलाइज्ड एग वो जो है देती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनका बाहर जो है उनका पूरा डेवलपमेंट जो भी होता है, कुछ जो भी टाइम ड्यूरेशन लेकर के, ठीक है। तो ये है कि जो जंतु जो है एग देते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो जंतु डायरेक्ट सीधे बेबी प्रोड्यूस करते हैं उनको हम विविपैरी या जरायुज कहते हैं। शिशु से वयस्क तक की जो कंडीशन है, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे की प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते। तो यही है शिशु से वयस्क तक की, मतलब उनमें जो डेवलपमेंट है, एक मनुष्य के शरीर में जो डेवलपमेंट है वो जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते, जब तक कि वो एडल्ट की कंडीशन में नहीं जाते, तब तक कि उनमें मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता रहता है। यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे दिखाया गया है रेशम की कीट का जीवन चक्र। रेशम की कीट का जो जीवन चक्र है कि कैसे एक एग से कैसे एक वयस्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पहले जो एग है वो किस में कन्वर्ट होता है, लार्वा या इल्ली में। जो कैटरपिलर जो होता है उसमें ये जो है पहले चेंज होता है, ठीक है। फिर ये जो लार्वा, जिसके हम लोग ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, इसकी पूरी जीवन चक्र के बारे में। तो ये जो लार्वा या इल्ली जो भी कैटरपिलर है, ये फिर धीरे धीरे अपना जो भी शहतूत के पत्ते में खा पी करके तैयार करके फिर वो प्यूपा की कंडीशन में आ जाता है, अपने आप को कवर पूरा जो है कवरिंग में कैद कर लेता है। उसके बाद उसी कवरिंग में उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक एडल्ट या वयस्क के फॉर्म में वो एक बटरफ्लाई के जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो उड़ जाता है, ठीक है। फिर है ये यहाँ पे मेंढक का जीवन चक्र दिया गया है, जिसमें ये 3 कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। एग के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, जब फर्टिलाइज्ड एग के बाद टैडपोल यानी लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वयस्क मेंढक, फिर वही जो छलांग मारने वाला जो मेंढक होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एग दिखाए गए हैं। उसके बाद ये शुरुआत में फर्टिलाइज्ड एग है। उसके बाद ये शुरुआत में टैडपोल की कंडीशन दिखाई गई है कि किस तरीके से टैडपोल बना है, स्टार्टिंग ये दिखा रहा है। उसके बाद ये जो बाद में टैडपोल का दिखाया गया है, क्योंकि इसमें हाथ वगैरह सब स्ट्रक्चर इसका कंफर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो वयस्क में पूरे कंप्लीट मेंढक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ ये जो टैडपोल का जो वयस्क में रूपांतरण है वही क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। विशेष परिवर्तन अभी हम लोग ने देखे कि पहले वो ऐसे ही इसका जो है माउथ का स्ट्रक्चर पता चल रहा था, पीछे ऐसा लग रहा था कि टेल जैसा स्ट्रक्चर है। फिर धीरे धीरे उसके हाथ निकलने लग गए। उसके बाद फिर वो पीछे की जो टेल वाला स्ट्रक्चर है वो उसका क्या बन गया, पैर मतलब पैर वाला स्ट्रक्चर वगैरह सब डेवलप हो गया, ठीक। तो यही क्या कहलाता है कि टैडपोल का वयस्क में जो रूपांतरण जो चेंजिंग हो रही है वही उसका कायांतरण कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब आता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट सेल होती है जो अपने जैसे जो, इसीलिए इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो मतलब जो जनक के बाद जो जन्म देते हैं बेबी जो इसका होता है वो फोटोकॉपी एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। जनक की फोटोकॉपी होता है, पेरेंट सेल की फोटोकॉपी होता है। इसमें जो प्रोसेस है उनमें कुछ यहाँ पे प्रोसेस दिखाई गई है। सबसे पहली है मुकुलन। मुकुलन जिसे हम बडिंग कहते हैं, ये किस में होता है, हाइड्रा में मुकुल यानी बड से नया जीव विकसित होता है हाइड्रा में, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मुकुलन विधि के द्वारा, बडिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए ये पूरा एक जो है जनक यहाँ पे पेरेंट सेल हाइड्रा की दिखाई गई है, और यहाँ पे ये साइड में बड निकल रही है। ये बड धीरे धीरे ग्रो करती जाती है, फिर एक नए हाइड्रा के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिर ये जब मेच्योर हो जाता है उसके बाद यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए अमीबा और क्लोनिंग का दिखाया गया है। तो इसको देखने से पहले यहाँ पे हम देख लें द्विखंडन विधि क्या होती है। द्विखंडन विधि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, ये भी एक अलैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक विधि है। इसमें जनक जीव विभाजित होकर के 2 संतति उत्पन्न करता है। तो मेनली पेरेंट सेल जो होती है वो आपस में डिवाइड हो जाती है और वो जो है 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस। तो पहले इस विधि में जनक यानी ये मेनली जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो अमीबा में देखने को मिलता है। इसमें केंद्रक के पहले 2 भाग होते हैं, मतलब एक सेल पेरेंट सेल में पहले केंद्रक डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर जो बाद में कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ये अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो द्विखंडन विधि की जो फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा होता है। तो पहले न्यूक्लियस ब्रेक होता है, उसके बाद सेल ब्रेक होकर के जो है न्यू जो अमीबा है उसके फॉर्म में हो जाता है। फिर यहाँ पे क्लोनिंग की देखिए, क्लोनिंग क्या होती है? किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। तो आर्टिफिशियली तरीके से यहाँ पे मेनली जो है एक नई जो प्रजाति है उसको उत्पन्न किया जा रहा है, तो यही क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। अब जैसे किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम जिन्होंने की थी उनके बारे में यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे देखिए सफलतापूर्वक जो क्लोनिंग की थी वो सर्वप्रथम इयान विल्मट और एडिनबर्ग ने की थी। ठीक है, उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली था। ये सबसे पहली क्लोनिंग थी। क्लोनिंग की जो प्रोसेस थी वो सबसे पहली एडिनबर्ग और इयान विल्मट ने की थी, जो कि किस में की थी? भेड़ में की थी। भेड़ का क्लोन तैयार किया था और उसका नाम डॉली रखा था। इसका जन्म जो हुआ था वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। ठीक है, फिर उसके बाद वही मतलब लंग्स की बीमारी हो गई और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोनिंग की। ये यहाँ पे देखिए क्लोनिंग हुई कैसे थी, डॉली कैसे बनी हुई थी। इनका ये एक दो जो है यहाँ पे शीप ली गई थी, भेड़ ली गई थी। एक फिन डॉर्सेट भेड़ थी और एक जो है यहाँ पे स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ये दोनों जो है भेड़ ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिन डॉर्सेट भेड़ है इसका क्या लिया गया था? मतलब दोनों की ही एक एक सेल ली गई थी। सेल का क्या? न्यूक्लियस, मतलब एक सेल ले ली गई थी, रिप्रोडक्टिव सेल ले ली गई थी। ठीक है, दोनों की। तो ये जो फिन डॉर्सेट जो भेड़ थी इसकी जो सेल थी उसका न्यूक्लियस निकाल लिया गया था, और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है इसकी सेल रखी गई थी, इसका न्यूक्लियस मतलब इसके से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था। तो फिन डॉर्सेट जो भेड़ है इसका जो न्यूक्लियस था वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की जो सेल थी उसमें फिक्स कर दिया गया था। तो ये आर्टिफिशियली तरीके से एक जो है तैयारी की गई थी। फिक्स करने के बाद बाकी जो पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो सारी की सारी स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के अंदर ही हुई। यानी कि जो डॉली जो है बड़ी हुई, जो तैयार हुई एक पूरा जो है एक बेबी की फॉर्म में जैसे भी, तो वो किसके अंदर हुई? स्कॉटिश ब्लैकफेस ने ही उसको जन्म दिया डॉली को। लेकिन जब डॉली का जन्म हो गया तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था हुआ सब कुछ उसका ही, लेकिन इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरी शक्ल वगैरह सब कुछ किसकी तरह थी? फिन डॉर्सेट भेड़ की तरह थी। क्यों थी? क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसकी सेल में डाला गया था। बाकी जो है बाकी जो बढ़ना या और जो मतलब शारीरिक जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के, उसके स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिले। तो ये एक सक्सेसफुली जो है क्लोनिंग थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारी मतलब ये एक तरीके की ये काफ़ी सालों तक की, 4-5 सालों तक की ये चल भी गई थी। उसके बाद कई और इस मतलब एक नॉर्मल जो भेड़ है उसके बाद वो जनन के बाद जो बच्चे प्रोड्यूस करती हैं, तो ये सारी भी 3-4 जो है इनकी जनरेशन भी बढ़ी थी, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये थी क्लोनिंग के बारे में। तो दोस्तों ये है ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।